चलो, आज हम लोग प्रोबेबली लास्ट क्लास या सेकेंड लास्ट देखते हैं हीट एंड थर्मो का रेडिएशन सीखेंगे। ठीक है। यस ओके सर। शुरू में मैंने बताया था कि रेडिएशन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें हीट का ट्रांसफर किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। और मैंने कहा था ये फास्टेस्ट वे ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। याद है? हाँ सर। अच्छा, सो ऑब्जेक्ट किसी भी टेम्परेचर पर हो उसमें रेडिएशन जरूर होता है। ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसमें हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। तो फर्स्ट पॉइंट, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। ध्यान से समझो इस बात को। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये कोई पेन है, इसकी टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। इसको मैं फ्रीजर में रख दूंगा तो ये ठंडा हो जाएगा। हाँ सर, टेम्परेचर हीट है। तो तुम्हें लगेगा कि ये अपना हीट रेडिएट कर दिया है हाँ सर। है ना। ठंडा होके मान लो आ गया 2 डिग्री सेल्सियस पर। तो ऑब्जेक्ट या सरफेस किसी भी टेम्परेचर पर हो अनलेस एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज 0 केल्विन, जो कि बहुत कम है, -273 डिग्री सेल्सियस से नीचे है तो वो तो इम्प्रैक्टिकल टेम्परेचर है। इट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी टेम्परेचर पर हो उसमें से थर्मल रेडिएशन होता ही होता है। अब कहोगे कि इसको अगर मैं धूप में रख दूं तो ये गर्म हो गया, तो गर्म इसलिए नहीं हुआ कि इसमें से रेडिएशन नहीं हुआ, गर्म इसलिए हुआ कि इसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ और रेडिएशन कम हुआ। मीन्स हर बॉडी साइमल्टेनियसली सराउंडिंग से कुछ एब्जॉर्ब कर रहा होता है और सराउंडिंग में कुछ रेडिएट कर रहा होता है। रेट ऑफ रेडिएशन फास्टर है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है रेट ऑफ रेडिएशन से तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ये बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. That is absorption of heat as well as radiation are occurring simultaneously on a body at any temperature which is greater than absolute zero temperature. Means हमेशा इसमें रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन का एक्सचेंज चलता रहता है। इसको हम लोग कहते हैं प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। कोई डाउट? नो सर। कॉमन सेंस है? हाँ हाँ सर। तो इसका मतलब हुआ, बाकी तो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि both absorption and radiation from an object takes place simultaneously.
आई बात समझ में? यस हाँ सर। तो मान लो कैसा भी ऑब्जेक्ट सरफेस है, किसी शेप साइज का मैंने बना दिया, इसमें यहां से रेडिएशन भी हो रहा होगा चारों ओर। मैं जस्ट ऐसे ही रैंडमली बना रहा हूं, तो ये रेडिएशन भी हो रहा होगा चारों ओर, यस। और साइमल्टेनियसली एब्जॉर्प्शन भी हो रहा होगा चारों ओर से। इसमें से रेट ऑफ रेडिएशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में कौन ज्यादा है कौन कम है, उस पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। समझ आया? हाँ हाँ सर। सर। तो ये ब्लू इज एब्जॉर्प्शन and red is radiation. So if rate of radiation is greater than rate of absorption, if rate of radiation is greater than rate of absorption, तो क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज। हाँ, तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। क्लियर है? यस। यस यही अगर रेट ऑफ रेडिएशन छोटा होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से, तब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, है ना? दोनों इक्वल रहेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कॉमन सेंस है। हाँ सर। कौन बड़ा बड़ा लिखेगा ऐसा? तो उस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, है ना? यस सर सो ऑब्जेक्ट किसी भी टेम्परेचर पर रहे, रेडिएशन होगा ही होगा। सो मेन पॉइंट इज एट एनी टेम्परेचर other than absolute zero, एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन, object will radiate heat to surrounding और एब्जॉर्ब भी करेगा। डिपेंड करता है दोनों में कौन ज्यादा है, उससे फाइनल इफेक्ट समझ आएगा। चमका कुछ? हाँ सर। जल्दी से कॉपी कर लो इसको। हो गया? नहीं सर।
सर हो गया। आगे बढ़े। सर वो 0 डिग्री केल्विन है ना? Yes, sir. 0 केल्विन, डिग्री हाँ और सर। केल्विन दोनों एक साथ नहीं बोलेंगे। हाँ आगे बढ़ूं। हाँ सर। Yes, sir. सेकेंड पॉइंट, क्या है इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है रेडिएशन में। मान लो कोई एक सरफेस है, इस सरफेस पर हीट आया, तो इसमें से क्या होगा, कुछ रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कुछ ट्रांसमिट कर जाएगा और कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, है ना। हाँ सर। तो कॉमन सेंस है, इसको बोलेंगे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड, ये हो गया ट्रांसमिटेड, और ये हो जाएगा एब्जॉर्ब्ड। और ये है इंसिडेंट। ठीक है। अब अगर 100% रिफ्लेक्ट हो जाता है तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर बोलेंगे, 100% एब्जॉर्ब हो जाता है तो परफेक्ट एब्जॉर्बर बोलेंगे। कॉमन सेंस है। हाँ हाँ सर। सर। तो इसको हम लोग ऐसे समझो, कैसे समझाओ, सपोज कम लिखना चाहता हूँ, ये Q है, ये रिफ्लेक्टेड को QR, ट्रांसमिटेड को QT और एब्जॉर्ब को मान लो QA लिख देते हैं। सर मतलब आपने ऐसे लिखा है ना? क्या? ऐसे ही लिखा है ना, मतलब ये तो कॉमन यूज नहीं कर सकते ना? क्या यूज नहीं कर सकते? सर मतलब इंसिडेंट को क्यू और एब्जॉर्ब को क्यू है। हाँ हाँ लिख सकते हैं भाई। तो ठीक Q इज इक्वल टू QR प्लस QT प्लस QA, ऐसा होगा। कॉमन सेंस है। हाँ सर। तो 1 इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, QR अपॉन Q, QT अपॉन Q, QA अपॉन Q, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बता रहा है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हुआ, ट्रांसमिट हुआ या रेडिएट ये रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसा ही है ना। हाँ सर। तो ये जो कॉमन सेंस है, इस कॉमन सेंस को बोलते हैं स्मॉल r, दैट इज रिफ्लेक्टिंग पावर। ठीक है। ओके सर। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। और इसको बोलते हैं, स्मॉल t बोल दो, कहाँ लिखो, इधर एरो देता हूँ, स्मॉल t ट्रांसमिटिंग पावर। कॉमन सेंस है, रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर और ट्रांसमिशन पावर, तीनों का सम हमेशा 1 होगा, हाँ सर। है ना।
ये सब डेफिनेशन लिखाने का कोई मतलब नहीं है, कॉमन सेंस है। रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन टोटल एनर्जी इंसिडेंट इज एब्जॉर्प्टिव पावर। रेशियो ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड टू टोटल एनर्जी इंसिडेंट रिफ्लेक्टिंग पावर, ऐसा बोलेंगे। Yes, sir. अब देखो, अगर रिफ्लेक्शन 0, ट्रांसमिशन 0, लेकिन एब्जॉर्प्शन 100% है, तो ये क्या होता है? Perfectly. ब्लैक बॉडी। नाम सुना है? हाँ सर, वही हाँ जो सर 100% लाइट एब्जॉर्ब कर देते हैं। यही अगर रिफ्लेक्शन 100% हो, ट्रांसमिशन 0 हो, एब्जॉर्प्शन 0 हो, तो ये होगा परफेक्ट रिफ्लेक्टर। हाँ सर और यही अगर रिफ्लेक्शन 0 हो, एब्जॉर्प्शन 0 हो, लेकिन ट्रांसमिशन 100% हो, तो इसको बोलेंगे परफेक्ट ट्रांसमीटर। कॉमन सेंस है? यस सर सर ग्लास बोल सकते हैं। नहीं। तो परफेक्ट ट्रांसमीटर और परफेक्ट रिफ्लेक्टर बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है इस चैप्टर में। मुझे ये आगे चल के ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट यूजफुल है। तो यहाँ से ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन समझ में आता है कि जो 100% लाइट एब्जॉर्ब कर ले इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वेवलेंथ। ठीक है, Yes, sir. तो उसको हम लोग परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहते हैं। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। तो ऊपर क्या? तो ऊपर भी आपने लिखा है ना वो। इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा है, ये तो पहले लिखा था ना। हाँ 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 सर पॉइंट 2 से बचा है ना। जल्दी कॉपी करो।
हुआ? हाँ सर अभी हो गया। यस सर। बट होता है तो बोलता भी नहीं था, मेरा इंतजार करता रहता लगता है। सर हम्म। सर वो आपने इंसिडेंट लिखा है क्या, वो ऊपर जो टू के ऊपर? हाँ ओके सर। चलो आगे बढ़े। हाँ सर। थर्ड पॉइंट, emissive power तो देखो, सर किसी भी ऑब्जेक्ट, हाँ बोलो। सर तो वो रेशियो एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपन टोटल एनर्जी का है ना क्या सर, वो क्यू आर बाई क्यू मतलब आर। क्या बोल रहे हो? क्या एमिसिव पावर? हाँ सर, रिफ्लेक्टिंग पावर। मेरे भाई साहब, सर नहीं, रिफ्लेक्टिंग पावर। हाँ रिफ्लेक्टिंग पावर और एमिसिव पावर अलग अलग चीज है। सर नहीं, मैं पूछ रहा था आपको क्या पूछ रहा था? सर कि वो रिफ्लेक्टिंग पावर रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टिंग हाँ एनर्जी हाँ अपॉन हाँ, टोटल एनर्जी है ये। बिल्कुल। ओके ओके। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर टी टेम्परेचर पर है या किसी भी टेम्परेचर पर है तो इससे एनर्जी रेडिएट होता रहेगा, हाँ सर। चारों ओर रेडिएट होता रहेगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना रेडिएट होगा। हाँ सर। हाँ तो देखो, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है, तो सरफेस के हर डायरेक्शन, सरफेस के हर पॉइंट से हर डायरेक्शन में रेडिएट हो रहा है। हाँ इसका हाँ सर। डेफिनेशन होगा एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट डायरेक्शन। इसको हम लोग इमिसिव पावर कहते हैं। मतलब अगर इससे टोटल एनर्जी ई रेडिएट हो रही है टी टाइम में, तो एनर्जी मतलब जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और डायरेक्शन तो सॉलिड तो उसको हम लोग स्टेरेडियन बोलते हैं, बट वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना। सर क्या वापस बता सकते हैं, मैं कनेक्शन का प्रॉब्लम था। सर आपका वॉइस लैग हुआ बीच में। मैंने कहा जो डायरेक्शन है, यूनिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, हाँ सर। तो सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है। हाँ सर। यस। बट डायमेंशनली तो इनकरेक्ट, डायमेंशनली तो कुछ होता नहीं है ना। नहीं। तो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर स्टेरेडियन लिखेंगे, लेकिन स्टेरेडियन नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि डायमेंशनली स्टेरेडियन एग्जिस्ट का नहीं। कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड, वॉट होता है तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो एमिसिव पावर का डेफिनेशन हुआ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट डायरेक्शन। ठीक है, हाँ हाँ। दूंगा, सर लिखने को दूंगा जगह। हाँ बोलो। तो सर हम लोग क्या सेंटर से एज्यूम करें हीट निकल रहा है? सेंटर वर्ड कहाँ से आ गया इसमें? सर हम तो फिर हम वो सॉलिड एंगल फिर क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब वापस बताएंगे? डायरेक्शन के लिए, बिजली के बल्ब से लाइट निकलती है तो चारों डायरेक्शन में जाती है ना। हाँ सर। तो यूनिट सरफेस एरिया से 1 सेकेंड में
एक डायरेक्शन में कितना लाइट जा रहा है उसको हम लोग इमिसिव पावर कहते हैं। तो वो एक डायरेक्शन क्या होगा, यूनिट सॉलिड एंगल, टोटल हाँ सॉलिड सर। एंगल 4 पाई होता हाँ सर। है ना। अच्छा, आपने वो कंसेप्ट को यहाँ पे यूज किया है। एक दूसरा टर्म है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का मतलब होता है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, ई लैम्डा। अब जैसे लाइट एनर्जी निकला तो उसमें तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक सारे वेवलेंथ होंगे, कोई कम कोई ज्यादा, बट होंगे तो सारे ना। हाँ सर। हाँ सर। जैसे एक मैच में मान लो किसी ने, मान लो धोनी ने 100 रन बनाए, तो उस 100 रन में सिंगल भी होगा, डबल भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, इस सब के कॉम्बिनेशन से वो 100 बनेगा। हाँ हाँ सर। सर। हाँ ठीक वैसे ही किसी भी सरफेस से मान लो 10 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एनर्जी निकल रही है, तो अब उस एनर्जी में कौन कौन सा वेवलेंथ है, तो थ्योरेटिकली 0 से लेकर इंफिनिटी तक सारे वेवलेंथ हो सकते हैं। तो उन सबके कंट्रीब्यूशन का सम मिला के स्पेक्ट्रल सॉरी इमिसिव पावर है। जैसे धोनी ने कितना रन बनाया तो क्या कहोगे, सिंगल से कितना बनाया, डबल से कितना बनाया, ट्रिपल से कितना बनाया, 4 से कितना बनाया, 6 से कितना बनाया, ये 5 पॉसिबिलिटी होती हाँ सर। है ना। तो सबको सम कर देंगे तो टोटल रन बोलेंगे। यस। तो ठीक वैसे ही किसी भी इमिसिव पावर का, किसी भी इमिशन का अगर आप पैटर्न देखोगे तो उस पैटर्न में 0 से लेकर इंफिनिटी तक सारे वेवलेंथ होंगे, कंट्रीब्यूशन कम होगा, कंट्रीब्यूशन ज्यादा सिर्फ इस वेवलेंथ का होगा। मान लो इसके पूरे इमिशन में इस पर्टिकुलर वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, तो वो सबका अलग अलग होगा, डिपेंड करता है किसका क्या टेम्परामेंट है, किसका क्या टेम्परेचर है। जैसे राहुल द्रविड़ के 100 में सिंगल डबल बहुत होगा, हाँ सर। सहवाग के 100 में 4 6 6 बहुत होगा, हाँ सर। लेकिन टोटल रन से अगर जज करें तो दोनों ने 100 बनाया है। यस। तो इस टोटल इमिशन का सम जो होगा उसमें अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे इस वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन इतना है, इस वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन इतना है, इस वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन इतना है ना। तो हाँ ये है इमिसिव पावर और ये है वेवलेंथ। तो हर स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का मतलब इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग इमिसिव पावर कितना है। जैसे सिंगल से कितना रन बनाया, 6 से कितना रन बनाया, आई बात समझ में। हाँ सर समझ। यस सर। तो तो कॉमन सेंस से बोलोगे, ध्यान से देखो, तो कॉमन सेंस से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इमिसिव पावर होता है टोटल, वो इस तरह के स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का समेशन है फ्रॉम लैम्डा इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। हाँ सर। यस। अच्छा, तो इस बात को ऐसे कह सकते हैं। अब जैसे सिंगल डबल 0 1 2 3 तो डिस्क्रीट नंबर है, अगर इसी क्रिकेट में पैटर्न होता 1.25 1.5 हर पॉसिबल नंबर का, तो समेशन की जगह इंटीग्रेशन लिखते हैं। हाँ सर। यस सर। ई लैम्डा डी लैम्डा का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये होता है टोटल इमिसिव पावर जो ऊपर पड़े थे, ऊपर वाले पॉइंट पर। और इसमें जो ई लैम्डा है ये कहलाता है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। समझे। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का मतलब है इमिसिव पावर ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, है ना। जैसे टोटल रन मेड बाय धोनी
यूजिंग सिंगल्स। आई बात हाँ समझ? हाँ सर हाँ समझा। सर समझा। तो ये कहलाएगा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। क्लियर है? यस। यस। अच्छा, बुक में देखोगे अगर, तो बुक में इस स्पेक्ट्रल एमिसिव सर पावर मतलब वेवलेंथ डेफिनेशन मतलब ऐसा सिंगल लिखा डबल। हुआ होगा कि ई लैम्डा इज डी बाई डी लैम्डा। तो देखोगे इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डेफिनेशन भी करेक्ट है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एमिसिव पावर विथ रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। बट इस डेफिनेशन से ये बात समझ नहीं आती जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का एक्चुअल डेफिनेशन है। तो ये सर मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लिखा रहता है बुक में, लेकिन इससे मीनिंग समझ नहीं आता। ये दोनों एक ही है, दोनों डिफरेंशिएट कर दो तो सेम इक्वेशन है। हाँ सर। तो इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है, लेकिन इस तरीके से समझ नहीं आता है। ठीक है? हाँ ओके। सर। बट बुक में रहता है इसलिए मैं भी लिख लेता हूं, बहुत ज्यादा यूज है नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एमिसिव पावर विथ रेस्पेक्ट टू वेवलेंथ। सर मतलब इसमें वेवलेंथ मतलब सिंगल डबल सिक्स और फोर। हाँ, ठीक है। ये दोनों पॉइंट कॉपी कर लो, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और एमिसिव पावर। फिर आगे बढ़ते हैं। सर, हाँ तो सर आपने वो इंटीग्रेशन के लेने का वही पर्पस था कि लैम्डा कोई भी वैल्यू हो सकता है उसका? हाँ। ओके।
डन सर। यस सर डन। हो गया? हाँ आगे बढ़ूं? हाँ sir. आज क्या डेट है? 15th। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। नेक्स्ट। फिफ्थ पॉइंट। किसी टेम्परेचर पर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना एनर्जी रेडिएट करेगा, ये एक एम्पिरिकल लॉ है। एम्पिरिकल लॉ का मतलब होता है जिसका डेरिवेशन नहीं होता है, ठीक है। एक एम्पिरिकल लॉ है जिसको हम लोग स्टीफेंस लॉ कहते हैं। उस स्टीफेंस लॉ से दिया जाता है, ठीक है। तो उस पर पहुंचने से पहले एक और छोटा सा टर्म है इमिसिविटी, वो सीख लेते हैं। इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। सर ये तो कूलम्ब्स लॉ में यूज होता है क्या सर? क्या? कूलम्ब्स लॉ में भी यूज होता है क्या? नहीं, वो दूसरा चीज है। सिंबल एप्सिलॉन वहां भी यूज होता है, बट वहां उसका दूसरा मीनिंग है, यहाँ दूसरा मीनिंग है। ओके। इमिसिविटी, इमिसिविटी का मतलब है, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और सेम सरफेस एरिया और सब कुछ का, ये एक ब्लैक बॉडी है। दोनों सेम टेम्परेचर पर है, ठीक है। तो इससे भी रेडिएशन होगा, इससे भी रेडिएशन होगा। तो इसकी इमिसिविटी, सॉरी, इसका इमिसिव पावर ई है और इसका इमिसिव पावर मान लो ई बी है। तो ये जो रेशियो होता है ई अपॉन ई बी का, इसको हम लोग इमिसिविटी ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब ये जो है ना। यस। इसको हम लोग इमिसिविटी ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगा? रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू emissive power of a black body at same temperature is called emissivity. Clear है? So हाँ सर। ratio of emissive power of an object to emissive power of a black body at same temperature is called
इमिसिविटी। ठीक है, Yes. जल्दी से कॉपी कर लो इसको। सर हम लोग इमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी क्यों लेते हैं और कोई बॉडी क्यों नहीं लेते उसकी जगह? अब ये बेटा डेफिनेशन है, क्या कर सकते हैं। वैसे रीजन पूछोगी तो ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर मैक्सिमम होता है, उससे ज्यादा हो नहीं सकता, इसलिए हर चीज को उससे कंपेयर करते हैं। ओके सर। सर जैसे लाइट का स्पीड मैक्सिमम होता है। Done, sir. आगे बढ़े। Yes. हाँ सर आ गया। नेक्स्ट 6th पॉइंट, स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन। तो जैसे मैंने कहा, ये एक एम्पिरिकल लॉ है। एम्पिरिकल लॉ का मतलब प्रैक्टिकल कर करके बना है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं होता, ऑब्जर्वेशन बेस्ड लॉ होता है। सो इमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो सम कांस्टेंट है इसको स्टीफेंस कांस्टेंट कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू वैसे आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, बट इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10⁻⁴ कुछ तो होता है। सर प्लैंक कांस्टेंट भी ऐसा होता है। प्लैंक कांस्टेंट दूसरा होता है, ठीक है। वैल्यू Okay. उसका होगा। एक मिनट बताता हूँ स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। फिर गूगल में सर्च करना।
मिला? ढूंढा कोई या मैं ढूंढूं? सर 5.670 into 10 raised to 5.67 into 10 raised to8. -8 यूनिट क्या दिया होगा? सर watt per meter square per वॉट Kelvin मीटर स्क्वायर केल्विन रेज टू 4 ऐसा कुछ होगा। हाँ ठीक है। सर यही। यस सर यही है। घड़ी क्यों नहीं चार्ज हो रहा? हाँ हो रहा है। क्या कह रहा था मैं? हाँ ये हो गया। अब सोचो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि इमिसिव पावर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इमिसिविटी टाइम्स ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। हाँ सर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि इमिसिविटी इंटू सिग्मा इंटू टी रेज टू 4 होगा। हाँ सर। अच्छा हाँ अब देखो इमिसिव पावर का डेफिनेशन होता है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल। हाँ तो अगर मैं इससे रेट ऑफ रेडिएशन लिखूं तो मुझे सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सर कैसे? है ना? क्योंकि सर ये नहीं समझ। ये तो यूनिट एरिया के लिए है। नहीं समझा? हाँ समझा नहीं। मालूम नहीं, मुझे नहीं आता। सर ये यूनिट एरिया का इसलिए ना। हाँ तो इसका मतलब है कोई भी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर T है, सरफेस एरिया A है और एमिसिविटी E है, तो उससे पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी निकलेगा? इतना निकलेगा। यस सर। आया समझ में? तो ये हुआ रेट ऑफ रेडिएशन। और ऊपर जो मैंने लिखा ये है स्टीफेंस लॉ। तो स्टीफेंस लॉ रेट ऑफ रेडिएशन निकालने में यूज होता है। बट कोई पूछे स्टीफेंस लॉ किसके लिए है, तो स्टीफेंस लॉ सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए है। बाकी के लिए हम लोग यूज करते हैं उसको इमिसिविटी से मल्टीप्लाई करने के लिए। So Stephen's law is emissive power of a black body. आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ 30 टेम्परेचर है ना केल्विन में। हाँ और यहाँ पर T है टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है तो इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। सर आप एक बार फिर से प्लीज वो समझा सकते हो कि आपने वो रेट ऑफ वेरिएशन कैसे डिराइव किया? रेट ऑफ रेडिएशन मतलब एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड। हाँ या ना? यस सर। इमिसिव पावर मतलब एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। यस सर। तो पर सेकेंड पर यूनिट एरिया को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड मिलेगा। हाँ सर। तो मिल गया।
ओके यहाँ पर ए क्या है? एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। और सर हम्म, तो सर आपने मतलब ए में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, चाहे सर आपको डी बाई डी टी मिल गया। ये समझाना। सर हो गया लिख। लिख लिया सबने? नहीं सर हो गया। सर नहीं। यस सर डन। सर 1 मिनट। सर हो गया। सर डन। हाँ सर। सेवेंथ वन, इसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। कॉमन सेंस है। देखो, जैसा मैंने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सराउंडिंग पर हो, वो एनर्जी रेडिएट भी करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा। हाँ सर। तो कोई एक सरफेस है जिसका सरफेस एरिया ए, एमिसिविटी ई और टेम्परेचर टी है। बाहर के सराउंडिंग का टेम्परेचर है
टी नॉट मान लो, ठीक है। हाँ सर। अब अगर मुझे इसका रेट ऑफ कूलिंग चाहिए, तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा? रेट ऑफ रेडिएशन माइनस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यही होगा। हाँ सर। रेट ऑफ कूलिंग की जगह रेट ऑफ हीट लॉस बोल दो। अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो हीट गेन होगा, नहीं तो लॉस होगा। हाँ सर। पक्का? हाँ सर बराबर है। तो इसको हम लोग लिखेंगे सर इसमें रेडिएशन ज्यादा होगा इसलिए टेम्परेचर कम होगा। एरिया ए स्टीफेंस कांस्टेंट टी रेज टू 4 माइनस, इसको लिखेंगे एब्जॉर्प्टिव पावर, देखा था ऊपर ए, हाँ सर। इंटू सरफेस एरिया इंटू सिग्मा इंटू टी नॉट रेज टू 4। सराउंडिंग का रेडिएशन इस पर कितना आया? आई बात समझ में? ये तो हाँ। सराउंडिंग का रेडिएशन कितना है, एरिया से मल्टीप्लाई किया तो हो गया इस पर कितना आया, और एब्जॉर्प्टिव पावर से मल्टीप्लाई किया तो पता चला टोटल कितना एब्जॉर्प्शन हुआ। ये बात समझे कि नहीं? नहीं सर। नहीं। सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो टी नॉट है, तो सराउंडिंग में भी रेडिएशन होगा। हाँ सर। वो रेडिएशन में ये सरफेस जितना एरिया का है उस पर उतने एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस रेडिएशन का इतना पोर्शन उस पर आएगा, बराबर। हाँ सर। और उस सरफेस के एब्जॉर्प्टिव पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना हीट एब्जॉर्ब होगा, यस सर बराबर। यस सर। है ना। तो रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ हीट रेडिएशन समझ आया? हाँ सर। अच्छा, तो रेट ऑफ हीट लॉस, इसको मैं लिख दूंगा मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू dt बाई dt विथ माइनस साइन। सोच के देखो। हाँ सर। तो माइनस dt बाई dt इज इक्वल टू दिस अपॉन मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक चीज याद रहे, मैंने इमिसिविटी और ए को इक्वल किया है, रीजन बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। किरचॉफ्स लॉ कहते हैं इसको, ऐसा क्यों होता है, अभी सिर्फ लिख देता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। आइडियली इससे पहले बताना चाहिए था बट याद आ गया मुझे। तो या वैसे भी स्कूल में पढ़े होगे, गुड एब्जॉर्बर इज गुड एमिटर। हाँ सर। हाँ, तो जितना इमिसिविटी होगी उतना ही हमेशा एब्जॉर्प्टिव पावर होगा। तो ये होगा आपका रेट ऑफ कूलिंग। आई बात समझ में? हाँ। हाँ सर। कॉपी कर लो इसको।
डन सर। डन सर। ओके, आगे बढ़े। हाँ सर। देखो, पॉइंट नंबर 8 होगा ना। हाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो इससे ऊपर जो स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ है, उससे भी रेट ऑफ कूलिंग मिलता है, लेकिन ये जो रेट ऑफ कूलिंग है, इसको कैलकुलेट करने में मुश्किल होती है। मुश्किल मतलब T⁴ को इधर ले जाके इंटीग्रेट करोगे, वो आपसे नहीं होगा। तो yes स्टीफेंस लॉ से पहले न्यूटन ने लॉ ऑफ कूलिंग अगेन एम्पिरिकल रिलेशन से ही दिया था, जो कि ट्रू है अगर सराउंडिंग और ऑब्जेक्ट के बीच टेम्परेचर डिफरेंस कम है तब। okay sir इफ temperature difference between object and surrounding is small, then rate of cooling
is proportional to टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब रेट ऑफ कूलिंग को बोलेंगे -dT/dt प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। यही मतलब हुआ ना। हाँ सर। So -dT/dt is equal to some constant into T minus Ts, ऐसा होगा। यस सर। ये आपका है रेट ऑफ कूलिंग। अब इसको थोड़ा एक्सट्रापोलेट करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। -dT/T minus Ts is equal to kdt, ऐसा होगा। हाँ सर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। So kdt is -dt/T minus Ts, इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर कोई भी टाइम 0 to T में कितना होगा, तो देखोगे ये हो गया K into T is equal to minus of ln T minus Ts लोअर लिमिट Ti अपर लिमिट Tf, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख। So minus KT is equal to ln of final temperature minus temperature of surrounding upon initial temperature minus temperature of surrounding. So final temperature minus temperature of surrounding is equal to initial temperature minus temperature of surrounding into e raised to minus KT, ऐसा होगा। यस यस सर। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, फाइनल टेम्परेचर is equal to temperature of surrounding plus initial temperature minus temperature of surrounding e to the power minus KT। ये एक एक्सप्रेशन मिला जिससे हम किसी भी टाइम पर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ठीक है, यस इसको ध्यान हाँ से सर, रखोगे बराबर। तो T is equal to 0 पर टेम्परेचर की वैल्यू Ti के बराबर होगी। देखो T0 पुट करो, e raised to 0 1, Ts कैंसिल हुआ Ti, हाँ सर और T is equal to इंफिनिटी पर फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू सराउंडिंग के बराबर होगी। हाँ सर बराबर है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इस कूलिंग का ग्राफ ड्रॉ करें स्ट्रेट लाइन। टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, तो ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर है, ये मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा और इनफाइनाइट टाइम में सराउंडिंग के टेम्परेचर को मैच करेगा, हाँ सर बराबर। है ना। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। यह है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।
हो गया? नहीं सर। सर आपने सर वो ln ऑफ tf माइनस ts लिखा है। ओके सर। आगे बढ़ूं? सर जरा नहीं एक सर, मिनट। ऐसा नहीं। हो गया? हाँ सर, वो नीचे स्क्रॉल कर देंगे। एक क्वेश्चन करो। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो।
सर बोलो क्या आंसर आया? सर 14 मिनट्स है। और किसी को? यस सर, मुझे भी सेम आंसर आया। 14 मिनट्स। ठीक है, वेरी गुड। कैसे किया? सर अभी जो आपने फॉर्मूला दिया ना वो उसी से। हाँ सर, टी फाइनल 40 टी फाइनल वाला। हाँ सर। वेरी गुड। मैं आपको दो मेथड बताता हूँ, उससे सबको आ गया वो नहीं बताऊं? तो दोनों बता दीजिए। होगा दे। बॉडी टेम्परेचर 40 है, सराउंडिंग 20 है, 3 मिनट में 35 हुआ, तो 30 कितने में होगा, यही ना? तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 40। हाँ सर 40। सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है? 20। 20। और फाइनल टेम्परेचर कितना है? सर 35 जो 35। और इसमें टाइम कितना लगा? 10 10 मिनट सेकेंड क्या? मिनट्स। सर 10 मिनट। 10 मिनट्स। तो वो जो फॉर्मूला है मेरा, उसमें अगर पुट कर दें तो फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू कुछ ऐसा है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग प्लस इनिशियल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंटू ई रेज टू माइनस के टी, ऐसा कुछ है। हाँ सर। सारे वैल्यूज पुट कर दोगे के का वैल्यू आ जाएगा। तो 35 इज इक्वल टू 40 प्लस ये कितना होगा? 20 ई रेज टू माइनस 10 के, ऐसा कुछ। हाँ सर। So -5 is equal to 20 e raised to minus 10k। हो गया एक इक्वेशन। सर 15 आएगा ना, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का 20 है, आपने 40 लिया। इनिशियल टेम्परेचर 40 है और सराउंडिंग का 20 है, तो 40 माइनस 20 20 होगा ना शायद। नहीं सर, ब्रैकेट में नहीं, उसके बाहर सर 40 लिया आपने, उधर 20 होना चाहिए। हाँ, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग यहाँ 20 होना चाहिए। ये तो ये 15 होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट राउंड के लिए इनिशियल टेम्परेचर हो गया 35, सराउंडिंग हो गया 20, फाइनल कितना होना है? 30 और टाइम पूछा है, यही कहानी है ना। हाँ सर। हाँ सर। अब अगर हम पुट करेंगे तो ऐसा होगा 30 इज इक्वल टू 20 प्लस 35 माइनस 20 15 ई रेज टू माइनस के टी। हाँ सर। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 10 इज इक्वल टू 15 ई रेज टू माइनस के टी। इन दोनों इक्वेशन से मुझे टी निकालना है ना। हाँ सर बराबर। तो यहां से क्या लिखूंगा मैं? ई रेज टू 10k is equal to 20 by 15, that is
10K is equal to ln 5 4/3. हाँ सर। और यहां से लिखूंगा e raised to kt is 15/10. That is kt is ln 15. 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3/2। ऐसा दोनों को डिवाइड कर देंगे तो t/10 is equal to ln of 3/2 अपॉन ln of 4/3। ऐसा कुछ हाँ सर। देखो, तो यहाँ से टेम्परेचर टाइम t आ गया 10 इंटू ln of 3/2 अपॉन ln of 4/3। ऐसे किया तुम लोगों ने? इतना मेहनत? हाँ सर ये सच में किया इतना मेहनत तुम लोग? डाउट लगता है हाँ मुझे। सर सही में। हाँ सर, अभी क्या करेंगे इसे? क्या है, कितना आया? 14.0 से 96 ऐसा आ रहा। 14.096 ऐसा आ रहा। ऐसा कुछ आ रहा है मिनट्स में। ठीक है, मान लेते हैं। तो दूसरा कौन सा मेथड है क्या? बताता हूँ। एक दूसरा मेथड है, वो सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया। क्योंकि इस मेथड से क्या है कि ये लॉग वॉग की जरूरत पड़ती है और टाइम भी ज्यादा लगता है। ये हाँ सर, बराबर है। दूसरा मेथड है, इससे भी अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। जैसे पहले टेम्परेचर कितना था बताओ? सर 40 40 से कितना हुआ? 35 40 से 35 डिग्री सेल्सियस हुआ। कितनी देर में? 10 मिनट्स में। 10 मिनट। हाँ सर। तो इस केस में रेट कितना होगा? 5/10 होगा डिग्री सेल्सियस पर मिनट। यही मतलब हुआ ना? हाँ हाँ सर। बराबर है। अच्छा, दूसरा में बोला है 35 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है। हाँ हाँ सर। सर। तो देखो, ये जो 5/10 दैट इज 1/2 है, ये क्या है? प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। यस। हाँ सर। इसको लिखेंगे सम कांस्टेंट। सराउंडिंग का कितना है? 20। 20। अब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर देखो तो 40 से 35 दोनों है, तो यहाँ पर हम हाँ इसका एवरेज ले लेंगे, दैट इज 37.5। ठीक है, यहाँ पर मान लो टी टाइम लग गया तो मेरा रेट हो जाएगा 5/t। हाँ सर, बराबर। और ये 5/t होगा सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विथ इन दोनों का एवरेज, दैट इज 32.5 माइनस 20। हाँ इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो t मिल जाएगा मुझे। हाँ। लगभग वही आंसर आएगा। ठीक है, यस। जैसे ये हो गया मेरा यहाँ पर कि 1/2 इज इक्वल टू 17.5 के हो गया। यहाँ हाँ पर सर। 5/2 इज इक्वल टू 12.5 के। यस। तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो कितना होगा?
1/2 अपॉन 5/t, t/10 हाँ सर। Yes. is equal to 17.5 अपॉन 12.5। Yes. तो t हो जाएगा 10 इंटू 17.5 अपॉन 12.5। देखो तो उतना ही आता है क्या? हाँ सर 14 है हाँ आ एग्जैक्ट। रहा है सर। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसको बोलते हैं एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, ओके सर। सर मतलब वो टेम्परेचर अपने एवरेज ले लिया। हाँ इसको बोलते हैं एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। मतलब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इसमें हम लोग इनिशियल टेम्परेचर प्लस फाइनल टेम्परेचर अपॉन 2 लेते हैं। थोड़ा सा टाइम बच जाता है और कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। ये सिखाना पर्पस था इस क्वेश्चन के थ्रू। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर बराबर। कॉपी कर लो इसको जल्दी। डन सर। सर 1 मिनट। हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। यस सर। एक और लास्ट टॉपिक, आई मीन लास्ट पॉइंट, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। थ्योरेटिकल है, बहुत ज्यादा इसका मीनिंग नहीं है। नंबर कौन सा होगा? 8। और 9 होगा। 9 होगा तो 9 मुझे नहीं पता। 9 विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। जैसा मैंने कहा कि हर ऑब्जेक्ट हर टेम्परेचर पर रेडिएशन करता है, बट उसके रेडिएशन का पैटर्न अलग अलग होगा। जैसे देखते हो जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो लाल रंग दिखता है आयरन में,
हाँ सर। उससे पहले येलो होता है। मतलब हर टेम्परेचर पर जो वेवलेंथ रेडिएट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, मतलब उसका वेवलेंथ अलग अलग होता है। ठीक है, तो हाँ थ्योरेटिकली 0 to 100 सब, 0 to infinity सब होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जिस पर ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है, उस टेम्परेचर पर ये जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ से मैक्सिमम रेडिएशन होगा। हाँ सर बराबर। अब अगर टेम्परेचर हम चेंज करते जाएं, है ना, तो टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर लोअर द वेवलेंथ। तो अगर हम इसका टेम्परेचर चेंज करें तो वेवलेंथ क्रॉसपॉन्डिंग टू, आई मीन वेवलेंथ क्रॉसपॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएशन, वो इंक्रीज कर जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। मतलब अगले हायर टेम्परेचर पर ये कुछ ऐसा होगा, उसके अगले हायर टेम्परेचर पर ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम, नहीं, एक मिनट, अब अगर मान लो, थोड़ा रुक जाओ, पहले हाई वाला ड्रॉ कर दिया मैंने, फिर जैसे इस केस में वेवलेंथ क्रॉसपॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएशन ये है, इस टेम्परेचर पर वेवलेंथ क्रॉसपॉन्डिंग टू सर रेडिएशन ये है। वेवलेंथ वर्सेस ये है क्या, रेडिएशन है क्या? हाँ, ग्राफ। इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इधर ई लैम्डा। ओके ओके, ई लैम्डा। तो देखो, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है और इसका टेम्परेचर T3 है। तो T1 is greater than T2 is greater than T3। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वेवलेंथ क्रॉसपॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएशन छोटा होगा, है ना। तो ये ऑर्डर उल्टा होता है। याद करने का तरीका ये है कि हायर टेम्परेचर पर लोअर वेवलेंथ एमिट करने की टेंडेंसी होती है और लोअर टेम्परेचर पर हायर वेवलेंथ एमिट करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, हाँ सर। हायर द टेम्परेचर लोअर द वेवलेंथ एंड वाइस वर्सा। सो higher the temperature, lower the wavelength corresponding to maximum radiation। मैक्सिमम इसलिए क्योंकि थ्योरेटिकली 0 से इन्फिनिटी तक सारे वेवलेंथ रहेंगे, उसमें से जो प्रिडोमिनेंट रहेगा वही कलर दिखेगा। हाँ सर। मैक्सिमम रेडिएशन। सो ये हो गया लैम्डा m इंटू टी, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो कांस्टेंट होगा। हाँ सर बराबर। ये जो कांस्टेंट है इसको विन्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और इस लॉ को विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 0.282 सेंटीमीटर केल्विन। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है इसको विन्स कांस्टेंट कहते हैं, 0.282 सेंटीमीटर केल्विन। ये विन्स कांस्टेंट, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, याद करने की जरूरत नहीं है ये, बट आपको ये याद रखना है हायर द टेम्परेचर लोअर द
वेवलेंथ। वेवलेंथ। ठीक है, कॉपी कर लो। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। सर हाँ बोलो। सर आपने वो क्या बोला, याद करना है क्या वो वाला पार्ट? कौन सा वाला पार्ट? सर आपने जो रिलेशन बताया था अभी। लैम्डा m इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हाँ सर। हाँ याद करना है। अच्छा सर मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हो, चैप्टर खत्म। ओके सर, लीव कर सकते हैं। हाँ, जिसका जिसका लिखा हुआ हो जाए लीव कर लीजिए। बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर।